दिस इज़ डॉक्टर पंकज कुमार, योर मेंटर फॉर टुडे सेशन ऑफ नीट बाइट्स। और आज हम लोग सीखेंगे डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, राइट? तो देखो, डीएनए केमिकली तीन चीज़ का बना होता है। एक है शुगर, दूसरा है नाइट्रोजनस बेस और तीसरा है फॉस्फेट। ओके, तो वन बाय वन इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे और साथ में ये सीखेंगे कि ये सभी चीज़ आपस में मिलके कैसे एक डीएनए स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। ओके, चलो तो पहली चीज़ हम लोग देखते हैं, दैट इज शुगर। देखो, शुगर दो तरह का होता है, एक डीऑक्सीराइबोस शुगर है, दूसरा राइबोस शुगर है। ओके, डीऑक्सीराइबोस शुगर जो है वो डीएनए में पाया जाता है। ओके, और जहां तक राइबोस शुगर का सवाल है, ये कहां पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है। तो हम लोग यहां पे दोनों को ही कंपेयर करते हैं। तो आप देखो, यदि डीऑक्सीराइबोस शुगर में देखोगे तो दिस इज अ 5 कार्बन कंपाउंड। ये ऑक्सीजन ब्रिज, ये कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4, इसके बीच में ऑक्सीजन ब्रिज आपको दिखेगा। और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको कार्बन नंबर 2 में दिखेगा। ओके, लेकिन यदि आप राइबोस देखते हो तो राइबोस में आप क्या देखोगे कि देयर इज अ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, देयर इज अ एडिशनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कि कार्बन नंबर 2 में आपको दिख रहा है, राइट? सो दैट इज द बिग डिफरेंस बिटवीन deoxyribose sugar and ribose sugar. Okay, now let's talk about the nitrogenous base. तो देखो, नाइट्रोजनस बेस को वी कैन डिवाइड इनटू प्यूरिन एंड पैरामिडीन, राइट? तो प्यूरिन क्या होता है? आप यहां पे देखो, दिस इज अ डबल रिंग स्ट्रक्चर, राइट? और पैरामिडीन क्या है? सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। इस डबल रिंग स्ट्रक्चर में आप क्या देखोगे? दैट इज अ 9 मेंबर्ड स्ट्रक्चर। ओके, और 9 मेंबर में जो नाइट्रोजन है वो कार्बन नंबर 1 या पोजीशन नंबर 1, 3, 7 एंड 9 में आपको मिल रहा है। यू कैन सी देयर, दिस इज अ 1, 3, राइट, 7 एंड 9, यहाँ पे हमें नाइट्रोजन मिलता है। ओके, लेकिन यदि हम लोग पैरामिडीन को देखेंगे तो क्या है? ये दैट इज अ 6 मेंबर सिंगल स्ट्रक्चर है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, और नाइट्रोजन हमें यह कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 में मिलता है। तो ये हमारी पैरामिडीन है। ओके, चलो बात करते हैं प्यूरिन की। तो देखो, प्यूरिन को भी हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। दो तरह के प्यूरिन होते हैं, एक हम लोग कहते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन, और दोनों को हम लोग केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे आप एडेनिन में क्या देखोगे कि कार्बन नंबर 6 पे एमिनो ग्रुप है। ओके, तो यदि मुझे इसे डिफाइन करना है तो शायद इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज द 6 एमिनो प्यूरिन भी इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं। ओके, लेकिन ग्वानिन में आप क्या देखोगे कि एमिनो ग्रुप जो है वो कार्बन नंबर 2 पे प्रेजेंट है, राइट? यू कैन सी देयर, दिस इज द कार्बन नंबर 2 वेयर एमिनो ग्रुप इज प्रेजेंट। ओके, एंड कार्बन नंबर 6 पे वी हैव अ कीटो ग्रुप। सो दैट इज हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन एडेनिन एंड ग्वानिन, राइट? सिमिलरली पैरामिडीन देखें तो 3 तरह के पैरामिडीन हैं, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल तो आरएनए में होता है। तो साइटोसिन में हम लोग क्या देखेंगे? एट कार्बन नंबर 4 देयर इज अ एमिनो ग्रुप। ओके, और थाइमिन एक अकेला नाइट्रोजनस बेस है जहाँ पे मिथाइलेटेड या मिथाइल ग्रुप होता है, जो कि हमें कार्बन नंबर 5 में यहाँ पे हमें दिख रही है। सो दिस इज अ कार्बन नंबर 5 जहाँ पे हमें एक मिथाइलेटेड ग्रुप दिख रही है। ओके, सो दीज आर द पैरामिडीन। नाउ लेट्स कम टू द फॉस्फेट। तो हमें मालूम है कि फॉस्फेट जो है वो किसी भी ग्रुप में कुछ कार्बन नंबर 5 पे कुछ ऐसा जुड़ा रहता है। और एक बात और यहाँ पे मैं बोलूँगा कि जो डीएनए है वो एसिडिक क्यों है? ड्यू टू द फास्फोरस, क्योंकि फास्फोरस में जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जो आप देख रहे हो, दिस ऑक्सीजन इज प्रोवाइडिंग द लोन पेयर। ओके, सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर इट इम्पार्ट्स एसिडिटी टू द एंटायर मॉलिक्यूल। सो दैट इज वाई द डीएनए इज एसिडिक। ओके, चलो तो हम लोगों ने अभी तीनों मॉलिक्यूल देख ली, डेट इज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट। अब ये देखते हैं कि ये तीनों आपस में मिलके किस तरह से डीएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, सो वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन सर्टेन स्टेप्स। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप नंबर 1। इन केस ऑफ स्टेप नंबर 1 वी विल टॉक अबाउट द वेरी फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड, राइट? नाउ व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड? न्यूक्लियोसाइड होता है जब हम लोग शुगर और नाइट्रोजनस बेस को ऐड करते हैं। ओके, तो शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस ये न्यूक्लियोसाइड बनाता है। तो एक बात ध्यान देने वाली बात क्या है कि नाइट्रोजनस बेस ऑलवेज कार्बन नंबर 1 पे ऐड होता है। सो यू कैन सी देयर, दिस इज द कार्बन नंबर 1 और ये नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे कार्बन नंबर 1 में ऐड हो रहा है।
Okay, so this is the nucleoside. Now let's come to the step number 2. In case of step number 2, what happens? The nucleotide will be formed. And what is nucleotide? यदि न्यूक्लियोसाइड में हम लोग फास्फोरस ऐड कर दें तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे. ओके, लेट्स हैव अ लुक एट दिस. तो आप क्या देख रहे हो कि ये जो है, इसके पहले हम लोगों ने ये देखा था न्यूक्लियोसाइड. अब इस न्यूक्लियोसाइड में ये पूरा का पूरा फास्फोरस ऐड हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड बोल रहे हैं. सो फास्फोरस इज ऑलवेज एडेड एट द कार्बन नंबर 5 बिकॉज वी नो वेरी वेल दैट दिस इज द कार्बन नंबर 5 वेयर एडिशन इज गोइंग टू हैपन. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टेप. तो एडिशनल ट्राइफॉस्फेट विल कम. अब ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है ना, ये आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगी. ये बॉन्ड डिजॉल्व होते हैं, उससे एनर्जी निकलती है. दैट एनर्जी इज यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. ओके, तो हम क्या देखेंगे? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो बनता है दैट इज बिटवीन कार्बन नंबर 3 ऑफ 1 एंड कार्बन नंबर 5 ऑफ द एडजॉइनिंग न्यूक्लियोटाइड. ओके, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. राइट. सो स्टेप 3 में हम लोगों ने डाइन्यूक्लियोटाइड देखा. स्टेप 4 व्हाट वी विल सी that the polynucleotide is going to form in the similar fashion. तो अभी हम लोगों ने जो डाइन्यूक्लियोटाइड देखा था उसमें बारी बारी से एक न्यूक्लियोटाइड ऐड होते रहेंगे विद द हेल्प ऑफ द एनर्जी, डिसोल्यूशन ऑफ एनर्जी. राइट. तो हम क्या देखेंगे? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा. ओके, तो दिस इज द स्टेप 4 वेयर व्हाट वी सी द वेरी फॉर्मेशन ऑफ दिस इज व्हाट वी कॉल पॉलीन्यूक्लियोटाइड. राइट. Now, in step 5, what we will see that the two polynucleotides will come together. But first of all, let's understand the polarity. देखो, मॉलिक्यूल ऑलवेज अपने पोलैरिटी यानी डीएनए ऑलवेज अपने पोलैरिटी के लिए जानी जाती है, और उस पोलैरिटी को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप से. तो अब हम क्या देखेंगे? यहाँ पे कार्बन नंबर 3 पे क्या है? एक फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है. सिमिलरली कार्बन नंबर 5 पे भी हमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलता है. So depending upon the free hydroxyl group, the different polarity is decided. Okay, so यहाँ पे it's a 5 prime, it's a 3 prime. तो DNA को जब भी हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में देखते हैं तो हम लोग उसको पोलैरिटी के हिसाब से उसको हम लोग डिपिक्ट करते हैं. राइट. तो अब देखेंगे कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड हो जाता है. जैसे आप देखो, ये एक चेन है और इसकी पोलैरिटी क्या है? द चेन इज रनिंग फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम एज यू कैन सी इन द डायग्राम. राइट. So this is running from 5 prime to 3 prime. Okay. Now the second one will run from opposite direction. Okay. So we are going to have the two polynucleotide chain. Right. This is the poly 2 and this is the poly 1. Okay. And in between them there is going to have a hydrogen bond. So this is the hydrogen bond. And we know very well that 2 hydrogen bond between adenine and thymine and 3 hydrogen bond between guanine and cytosine. Right. तो अब देखो, ये पूरा का पूरा क्या हो गया? एक डीएनए मॉलिक्यूल बन गया. तो हम डीएनए मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलेंगे? दैट द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दैट आर जॉइंड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड, दे कंस्टिट्यूट द डीएनए स्ट्रक्चर. ओके, राइट. सो दिस इज हाउ द एंटायर डीएनए स्ट्रक्चर इज फॉर्म. ओके, नाउ यू सी डीएनए स्ट्रैंड इज एंटी पैरेलल. व्हाट डू मीन बाय एंटी पैरेलल? द मीनिंग ऑफ एंटी पैरेलल इज दैट इफ वन न्यूक्लियोटाइड, if one polynucleotide chain is growing in 5 prime to 3 prime direction, the other will grow in 3 prime to 5 prime. Okay? तो सवाल है एंटी पैरेलल क्यों होता है? एंटी पैरेलल इसलिए होता है क्योंकि ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सके. ओके, क्योंकि हमें मालूम है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए हमें एक मिनिमम गैप चाहिए. राइट. यदि गैप ज़्यादा हो गया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी, और गैप बिल्कुल ही कम हो गया तो शायद नहीं बनी. तो एक एप्रोप्रिएट गैप चाहिए. राइट. और यदि मान लो ये एंटी पैरेलल नहीं होकर पैरेलल होता तो आप सोचो कि जो नाइट्रोजन बेस इस तरफ आते तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ही नहीं पाती. तो डीएनए स्ट्रैंड एंटी पैरेलल क्यों होता है? जस्ट टू फैसिलिटेट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन देम. राइट. अब एक और सवाल आता है कि प्यूरीन जो है वो पायरिमिडीन से पेयर क्यों करते हैं? तो देखो, इसका जवाब ये है कि डीएनए स्ट्रैंड के बीच का डिस्टेंस तो फिक्स है, वो है 20 एंगस्ट्रॉम, और ये गैप ऑफ 20 एंगस्ट्रॉम जो है ना वो 3 रिंग स्ट्रक्चर को अकोमोडेट कर सकता है. तो ये तभी फुलफिल हो सकती है जब एक प्यूरीन जो है एक पायरिमिडीन से पेयर करे, तभी फुलफिल हो सकती है, अदरवाइज कोई ऑप्शन ही नहीं है. ओके,
तो देखो डैट इज़ अ परफेक्ट, यहाँ पे एक प्यूरिन है और पायरिमिडीन है, तो ये गैप ऑफ 20 एंगस्ट्रॉम को फुलफिल कर देती है। यदि हम लोग 2 पायरिमिडीन को ले लें तो आप क्या देखोगे, ये गैप बचेगा ही नहीं, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होएगी ही नहीं। ओके, सिमिलरली मान लो हम लोग 2 पायरिमिडीन को ले लें तो ये गैप इतना बड़ा हो जाएगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगी ही नहीं। ओके, सो दैट इज़ वाई प्यूरिन ऑलवेज पेयर विथ पायरिमिडीन। तो एक और सवाल आता है कि एडेनिन थाइमिन से ही क्यों पेयर करता है, ग्वानिन साइटोसिन से ही क्यों पेयर करता है? तो उसका जवाब ये है कि ये अपने बॉन्डिंग कॉन्फ़िगरेशन को सेटिस्फाई करने के लिए एडेनिन थाइमिन से पेयर करता है। एक और सवाल आता है कि क्या एडेनिन साइटोसिन से पेयर कर सकता है? हाँ, कर सकता है। देयर आर सर्टेन इनोल फॉर्म, सर्टेन एबनॉर्मल कंडीशन इन विच इवन एडेनिन कैन पेयर विथ अ साइटोसिन, बट फॉर स्टेबिलिटी what happens that bonding configuration are satisfied if adenine is going to pair with thymine and guanine is going to pair with cytosine. So that's why the pairing is going to occur between adenine and thymine and cytosine and guanine. Okay, चलो, so what we have learned कि एक DNA स्ट्रक्चर जो है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड से बना हुआ है। एडेनिन जो है that pairs with thymine by 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, guanine जो है साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयर करते हैं। ओके, आरएनए के केस में एडेनिन यूरेसिल से पेयर करते हैं, दैट इज इन केस ऑफ आरएनए, राइट। और मैंने पहले भी बोला एडेनिन एंड ग्वानिन पेयरिंग होती है बॉन्डिंग को सेटिस्फाई करने के लिए। ओके, अब एक दूसरा, अभी तो हम लोगों ने केमिकल स्ट्रक्चर जान लिया, केमिकली वो कैसे अरेंज होते हैं ये सब जान लिया, बट एक और समस्या ये थी कि ये आपस में अरेंज कैसे होते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे मॉडल दिए गए, बट वन ऑफ द मॉडल विच इज़ मोस्ट एक्सेप्टेड इज द व्हाट वी कॉल वॉटसन एंड क्रिक मॉडल, या फिर इसको हम लोग डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं। ओके, तो देखो ये मॉडल बेस है मेनली 2 स्टडीज पे। एक तो है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक स्टडी ऑफ विल्किंसन फ्रैंकलिन, राइट, और दूसरा है केमिकल एनालिसिस ऑफ चार्ज ऑफ। इन्हीं 2 पे ये पूरी की पूरी डीएनए मॉडल जो वॉटसन क्रिक साहब ने दी थी, सो दैट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट द डिटेल्स ऑफ वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। ओके, बट बिफोर दैट let's try to answer this question that X-ray crystallographic study of Wilkinson Franklin so that, so you know X-ray से हमको क्या मिलता है? X-ray से हमको मिलता है 2D स्ट्रक्चर, नॉट 3D स्ट्रक्चर। ओके, तो 2D स्ट्रक्चर से हमको क्या मिलेगा? DNA इज ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर। ये हमको इस ऑप्शन के आधार पे हमको X-ray crystallographic स्टडी से हमको ये मिलता है। ओके, एक बात और है, DNA को हम लोग हेलिकल क्यों बोलते हैं, स्पाइरल क्यों नहीं बोलते? उसका जवाब ये है कि हेलिकल शब्द जो है ना वो 3D स्ट्रक्चर है। ओके, और स्पाइरल जो टर्म है ना वो 2D स्ट्रक्चर है। सिंस द मॉडल इज अ 3D स्ट्रक्चर, सो दैट्स वाई हम लोग वहाँ पे हेलिकल स्ट्रक्चर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, स्पाइरल नहीं करते हैं। ओके, चलो चार्जर रूल देखते हैं। तो चार्जर साहब ने डीएनए की केमिकल एनालिसिस करी और ये कहा कि प्यूरिन जो है किसी भी डीएनए में एक पायरिमिडीन के बराबर होता है। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि चार्जर रूल जो है ना वो केवल और केवल लीनियर डीएनए के लिए एप्लीकेबल है। तो प्यूरिन बोले तो हम लोग एडेनिन इज इक्वल टू थाइमिन बोलेंगे, ग्वानिन इज इक्वल टू साइटोसिन बोलेंगे, राइट। और यदि हम लोग LHS एंड RHS को एडअप कर दें तो सिंपल मैथमेटिक्स है A प्लस G इज इक्वल टू T प्लस C हो जाएगी। ओके, और मैथमेटिकली वी कैन से A प्लस G डिवाइडेड बाई T प्लस C इज इक्वल टू 1 हो जाएगी, है ना। तो ये 1 जो है ना दैट इज़ अ कांस्टेंट फॉर एनी स्पीसीज, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ एडेनिन एंड थाइमिन डिवाइडेड बाय ग्वानिन एंड साइटोसिन, ये किसी भी स्पीसीज के लिए कांस्टेंट होती है। ओके, राइट। तो ये दोनों ही दैट इज विल्किंसन फ्रैंकलिन्स की एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक स्टडी और चार्जर रूल को आधार बना के वॉटसन एंड क्रिक साहब ने डीएनए का मॉडल दिया। चलो देखते हैं डीएनए का मॉडल क्या था। ओके, तो देखो देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए, बट द नॉर्मल फॉर्म ऑफ डीएनए व्हाट वी कॉल बी डीएनए। देयर आर अदर फॉर्म्स लाइक ए डीएनए, जेड डीएनए, वो भी आप सीखेंगे, बट पहले जो नॉर्मल फॉर्म है वो बी डीएनए। तो बी डीएनए के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो बी डीएनए का स्ट्रक्चर किसने प्रपोज किया था? वॉटसन एंड क्रिक साहब ने प्रपोज किया था। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डीएनए। ये सुगर फॉस्फेट जो है वो बैकबोन बनाता है, आप देख रहे हो। सो
दिस इज़ योर सुगर फॉस्फेट बैकबोन, ओके। जो इसकी वर्टिकल हाइट है, राइट, या वन कंप्लीट टर्न है, वो 34 एंगस्ट्रॉम होता है। तो हम लोग पहचानते कैसे हैं कि ये 34 एंगस्ट्रॉम होगा, ये कहाँ से होगा? तो इसका कैटेगराइजेशन का आधार मेजर एंड माइनर ग्रूव है। तो मेजर एंड माइनर ग्रूव कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? जैसे मान लो एक हाइपोथेटिकल, एक इमेजिनरी लाइन मैं यहाँ ड्रॉ करूँ, तो इस लाइन से जो जितना अंदर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेजर ग्रूव, ओके। और जो कम अंदर की तरफ होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइनर ग्रूव, ओके। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको एक ही तरह देखना है। ऐसा नहीं कि आप मेजर को इधर देख लो, माइनर इधर देख लो, क्योंकि साइमल्टेनियसली यदि आप इधर मेजर देखते हो तो यदि उल्टे साइड से देखें तो ये माइनर है, बट यू हैव टू लुक एट वन साइड, ओके। सो बिटवीन टू कंसेक्यूटिव माइनर ग्रूव और मेजर ग्रूव द डिस्टेंस इज वन वर्टिकल हाइट, राइट। तो यहाँ पे यदि हम ये बोलें तो ये हाइट जो है ना, दैट इज इक्विवेलेंट टू 34 एंगस्ट्रॉम, ओके। अच्छा, अब यहाँ से यदि हम लोग कैलकुलेट करें नंबर ऑफ बेस पेयर, तो आप क्या देखोगे? 10 होगा। जैसे ये देखो 1 2 3, दिस इज़ अ 4 5 6 7 8, दिस इज़ 9 एंड दिस इज़ 10। यानी वन वर्टिकल हाइट कंसिस्ट ऑफ द 10 बेस पेयर्स, ओके। तो ऑब्वियस है ना कि दो कंसेक्यूटिव बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? 3.4 होगी, क्योंकि वर्टिकल हाइट मान लो 34 है, राइट। तो आप क्या देखोगे? 34 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि 10 में है तो हम लोग वर्टिकल हाइट क्या मानेंगे? 3.4 एंगस्ट्रॉम मानेंगे, ओके। सिमिलरली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो देखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझने के लिए हम ऐसा समझते हैं, जैसे मान लो ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है, राइट, और इस पे एक ऐसा बेस लगा हुआ है और ऐसा रोटेट कर रहा है, तो दूसरा बेस इधर आ जाएगा, इसके ऊपर में दूसरा बेस ऐसा आएगा, राइट। तो इन दोनों बेसों के बीच में यदि हम एंगुलर देखेंगे, एंगल देखेंगे, इसको हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये कितनी हो जाएगी? ये 36 डिग्री होगी। क्यों? क्योंकि वन वर्टिकल हाइट में ये कितना चक्कर लगाता है? 360 डिग्री में ये नंबर ऑफ बेस पेयर कितने? 10 है ना। तो यदि मुझे कैलकुलेट करना पड़े कि दो बेस के बीच का एंगल क्या है, तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 36 डिग्री, ओके। सो दैट्स वाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसकी कितनी है? 36 डिग्री है, ओके। चलो अब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको बोला था कि ए फॉर्म भी होता है और जेड फॉर्म भी होता है, राइट। तो देखो, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि जो ए फॉर्म है, जो कॉमन फॉर्म तो बी फॉर्म है, तो ये 3 डायमेंशनल राइट हैंडेड स्ट्रक्चर है। ए डीएनए भी वैसा ही है, 3 डायमेंशनल राइट हैंडेड स्ट्रक्चर है। लेकिन जेड डीएनए जो है ना, वो लेफ्ट हैंडेड स्ट्रक्चर है। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट विथ। डायमीटर बी डीएनए की 20 एंगस्ट्रॉम होती है, बट ए डीएनए की 23 एंगस्ट्रॉम होती है, और जेड डीएनए की 18 एंगस्ट्रॉम होती है। बी डीएनए के सरफेस को हम लोग स्मूथ मानते हैं। यहाँ पे एक बात और बोलूँ, जहाँ भी ग्रूव वेल डिफरेंशिएटेड होगा उसको हम लोग स्मूथ मानते हैं। ए डीएनए को हम लोग स्लाइटली स्मूथ मानते हैं, यानी यहाँ पे ग्रूव वेल डिफरेंशिएटेड नहीं है। और जेड डीएनए को हम लोग रफ मानते हैं, यहाँ पे ग्रूव होता ही नहीं है, यानी मेजर और माइनर ग्रूव यहाँ पे आपको मिलेगा ही नहीं, तो इसको हम लोग रफ मानते हैं। नंबर ऑफ बेस पेयर्स पर टर्न जो है, ये हम लोग बी डीएनए में 10 देखेंगे, ए डीएनए में 11 देखेंगे, और जेड डीएनए में 12 देखेंगे, ओके। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 36 डिग्री होगी। तो ये हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया? ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 10। सिमिलरली ए डीएनए में क्या होगा? 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 11, ओके। और जेड डीएनए में क्या होगा? 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 12। बट एक बात ध्यान देना, यहाँ पे माइनस क्यों हम लोग बोल रहे हैं? चूँकि ये लेफ्ट हैंडेड है, ओके। दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग -30 डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं। रिपीटिंग यूनिट क्या होता है? बी डीएनए में मोनोन्यूक्लियोटाइड होता है, ए डीएनए में भी मोनोन्यूक्लियोटाइड होता है। बट जेड डीएनए में क्या होता है कि दो मोनोन्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर एक डाइन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, और वापस में जो मेन यूनिट में एंट्री होती है तो डाइन्यूक्लियोटाइड की होती है। तो डाइन्यूक्लियोटाइड ही आपस में एंट्री करके वो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल बना देता है। चलो, पाया कहाँ जाता है? तो ये तो नॉर्मल सेल है, बी डीएनए इज अ नॉर्मल डीएनए। ए डीएनए हमें क्या मिलता है? देखो, सारे डीएनए जो है ना आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। तो यदि डिहाइड्रेटिंग कंडीशंस होता है तो क्या होता है? बी डीएनए धीरे धीरे ए डीएनए में कन्वर्ट हो रहा है,
तो जितने भी क्रिस्टलाइज फॉर्म आप देखोगे ना उसमें हमें एडीएनए मिलेंगे। और जेड डीएनए क्या है, यही एक ट्रांजिएंट स्ट्रक्चर है। और ये कब बनता है, जब बहुत ज़्यादा हाई आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन होती है ना, आयनिक, फॉर इंस्टेंस लिथियम की बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बन जाए या और कोई आयनिक कंडीशंस बहुत आए तो वहाँ हमें जेड डीएनए मिलते हैं। तो इस तरह से हम लोग बी डीएनए, ए डीएनए और जेड डीएनए में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, राइट। सो हैव अ लुक एट द ग्रूव। अभी आपको ए डीएनए और बी डीएनए में समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे देखो ग्रूव्स आर वेल डिफ्रेंशिएटेड, राइट। लेकिन ए डीएनए में आप क्या देखोगे, ग्रूव उतने शार्प नहीं है ना। सो ग्रूव्स आर वेल डिफ्रेंशिएटेड इन बी डीएनए बट इट इज़ वेरी लेस डिफ्रेंशिएटेड इन ए डीएनए, ओके। और यदि हम लोग जेड डीएनए के बारे में बात करें तो जेड डीएनए में तो डिफ्रेंशिएटेड होता ही नहीं है, ग्रूव्स आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड इन जेड डीएनए। सो दैट इज द थिंग्स व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड, ओके। चलो बात करते हैं कुछ अदर फॉर्म्स ऑफ डीएनए। एंड ये अदर फॉर्म्स ऑफ डीएनए जो है ना उनके फंक्शन के आधार पे है। फॉर इंस्टेंस हम लोग पैलिंड्रोमिक डीएनए लिखें तो पैलिंड्रोमिक डीएनए क्या है, एक सीक्वेंस है जिसको कि हम लोग लेफ्ट और राइट से पढ़ें तो एक ही होता है, ओके। उसको हम लोग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस कहते हैं, ओके। जैसे आप यहाँ पे देखो, यदि आप इस सीक्वेंस को आप 5 to 3 पढ़ो फ्रॉम दिस एंड और फिर इधर से पढ़ो तो एक ही होगा। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, TTAGCCAC, इधर भी पढ़ो TTAGCCAC, राइट। तो जब लेफ्ट और राइट से दोनों एक ही समान हो न्यूक्लियोटाइड्स तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस कहते हैं, राइट। तो जंपिंग जीन में इसका इस्तेमाल होता है और भी जगह इसका इस्तेमाल होता है। वी विल डिस्कस मोर इन द चैप्टर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो दिस इज व्हाट वी कॉल पैलिंड्रोमिक डीएनए, राइट। सिमिलरली एक सी डीएनए होता है जिसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री और कॉपी डीएनए बोलते हैं। ये कब बनता है, ये बनता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के दरमियान। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि आरएनए के टेम्पलेट पे डीएनए का फॉर्मेशन होता है और किसके प्रेजेंस में, एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ओके। तो उससे जो बनता है उसको हम लोग सी डीएनए या कॉपी डीएनए बोलते हैं। ये एग्जैक्टली सिमिलर है बी डीएनए के, बट डिफरेंस इतना ही है कि बी डीएनए में नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने होते हैं, 10 होते हैं, है ना। बट यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, जो बेस पेयर है 9, 10 की जगह, बी डीएनए में 10 बट यहाँ पे बेस पेयर 9 होता है। यही डिफरेंस है, अदरवाइज इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू द बी डीएनए, ओके। एक और फॉर्म है जिसको हम लोग कहते हैं सल्फेज डीएनए या रेपिटेटिव डीएनए। तो वैसे डीएनए जो कि केवल रेप्लिकेट करते हैं, ट्रांसक्राइब नहीं करते, कोई प्रोटीन नहीं बनाते, तो उसको हम लोग सल्फेज डीएनए या रेपिटेटिव डीएनए बोलते हैं। मोस्टली ये हेट्रोक्रोमैटिक रीजन में पाया जाता है। और एक और डीएनए है जिसको हम लोग बोलते हैं हाउस कीपिंग डीएनए। तो हाउस कीपिंग डीएनए, जैसे हाउस कीपिंग का काम क्या होता है, हमेशा चीज़ों के बारे में ध्यान रखना, उसका देखभाल करना, राइट। तो कुछ डीएनए हमारे यहाँ हाउस कीपिंग डीएनए हैं। उनका काम क्या है कि सेल को कंटिन्यूसली प्रोटीन प्रोवाइड करना। जैसे फॉर इंस्टेंस हमारा हार्ट का मसल्स, तो हार्ट तो हमारा हमेशा चलता रहता है, तो इसके मसल्स को चलाने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत है। तो वैसे प्रोटीन को बनाने के लिए जो डीएनए होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाउस कीपिंग डीएनए। टेक्निकली हम लोग बोलते हैं वैसा डीएनए जिसमें ओपेरॉन ऑलवेज ऑन हो, ओके। तो वैसे वाले डीएनए को हम लोग हाउस कीपिंग डीएनए कहते हैं, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए व्हाट वी हैव डिस्कस। तो आज के सेशन में हमें आपके साथ इतना ही डिस्कस करना था। तो आई होप कि ये जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए है ये आप लोगों ने बिल्कुल अच्छी तरह से समझा होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।